ये फॉल्ट नहीं है साहब, ये जानबूझकर किया गया है। ये किसी की साजिश है साहब। अगर आपने अभी सिस्टम बंद किया तो ये शहर दोबारा खड़ा नहीं होगा। आपकी अरबों की मशीनें इसे नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि ये मशीन की गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है। अगर आपने मुझे रोका तो आप बिजली नहीं, जिंदगियां काटेंगे। ये फटे कपड़ों वाला हमें सिस्टम सिखाएगा। साहब, ये बिजली की खराबी नहीं है, ये कंट्रोल ओवरराइड है। अगर आपने अभी मुख्य स्विच बंद किया तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं इसे रोक सकता हूँ। इस फटे कपड़ों वाले लड़के को यहाँ किसने आने दिया? गार्ड्स, इसे तुरंत बाहर निकालो। यह गली का बच्चा हमें पावर ग्रिड समझाएगा। सर, आपकी अरबों की मशीनें भी इसे नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि यह कोई आम फॉल्ट नहीं है, यह शैडो कमांड है। और इसकी चाबी किसी इंजीनियर के लैपटॉप में नहीं, मेरे पास इस जली हुई कॉपी में है। इसे पकड़ो। अगर इसने एक भी तार गलत छू लिया तो पूरा शहर उड़ जाएगा। जब अचानक महानगर का केंद्रीय बिजली नियंत्रण कक्ष लॉक हो गया और अस्पतालों, मेट्रो और ट्रैफिक सिस्टम की बिजली एक एक करके गिरने लगी, तब देश विदेश के बड़े विशेषज्ञ भी बेबस हो गए। लेकिन तभी एक अनजान लड़के ने कहा, साहब, मैं इसे रोक सकता हूं। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले कुछ मिनटों में उस लड़के ने जो किया, उसने पूरे सिस्टम की परिभाषा बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का? उसके पास ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसे पूरा शहर नहीं जानता था? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, शाम के ठीक 6 बज रहे थे। बारिश के बादल महानगर के ऊपर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य खतरा सिर पर खड़ा हो। दफ्तरों से लौटती भीड़, जलती सड़कों पर भागती गाड़ियां और ऊंची इमारतों की रोशनियां, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन शहर के नीचे, जमीन से कई मंजिल नीचे बने केंद्रीय बिजली नियंत्रण केंद्र में कुछ असामान्य घट चुका था। विशाल स्क्रीन पर एक के बाद एक सेक्टर लाल होते जा रहे थे। पहले पूर्वी इलाका, फिर दक्षिण और अब पश्चिमी जोन भी चेतावनी दे रहा था। ऑपरेटरों के हाथ कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी तूफान या विस्फोट के पूरा ग्रिड कैसे लॉक हो सकता है। तभी एक अलार्म गूंजा और मुख्य स्क्रीन पर एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। समय था सिर्फ 12 मिनट। अगर टाइमर 0 पर पहुंचा तो पूरे शहर की बिजली एक साथ गिर जाएगी और दोबारा शुरू करने में कई दिन लग सकते हैं। नियंत्रण कक्ष के प्रमुख अधिकारी ने पसीना पोंछते हुए आदेश दिए, बैकअप चालू करो, बाहरी सप्लाई जोड़ो, हर इंजीनियर को बुलाओ। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक वरिष्ठ तकनीशियन ने धीमी आवाज में कहा कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह अंदर से लगाया गया लॉक है, जैसे किसी ने जानबूझकर सिस्टम को खुद के खिलाफ खड़ा कर दिया हो। वीडियो कॉल पर जुड़े विदेशी विशेषज्ञों ने भी साफ कह दिया कि इस स्तर का ओवरराइड उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अस्पतालों से कॉल आने लगे, आईसीयू की मशीनें बैटरी पर थीं, मेट्रो सुरंगों में ट्रेनें फंसने लगी थीं और ट्रैफिक सिग्नल बंद होते जा रहे थे। शहर धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। उसी समय नियंत्रण केंद्र की पिछली गली में, जहां आम लोग कभी नहीं जाते, एक 16 साल का लड़का बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। वह दिन में मोटर गैराज में काम करता था और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता था। उसके हाथ में एक जली हुई नोटबुक थी जिसके पन्ने आधे काले पड़ चुके थे। यह नोटबुक उसके पिता की थी, जो कभी इसी बिजली विभाग में लाइन सुपरवाइजर हुआ करते थे और एक रात एक रहस्यमय हादसे में मारे गए थे। अर्जुन ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके पिता उसे अक्सर तारों और स्विचों की दुनिया के बारे में कहानियों की तरह समझाया करते थे। जब अर्जुन ने नियंत्रण केंद्र के बाहर लगे छोटे डिस्प्ले पर वही चेतावनी कोड देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वही पैटर्न, वही संकेत जो उसने नोटबुक में देखा था। उसे याद आया कि उसके पिता ने एक बार कहा था, अगर कभी पूरा ग्रिड खुद को बंद करने लगे तो समझ लेना कि किसी ने शहर को बंधक बना लिया है। अर्जुन बिना सोचे समझे अंदर की ओर भागा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। सबको वह एक आवारा लड़का लगा जो मुसीबत में तमाशा देखने आया है। लेकिन अर्जुन जानता था कि हर गुजरता सेकंड किसी की जान ले सकता है। अंदर नियंत्रण कक्ष में टाइमर अब 7 मिनट दिखा रहा था। बहस, चीख पुकार और हताशा के बीच अचानक अर्जुन की आवाज गूंजी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि यह फॉल्ट नहीं बल्कि शैडो कमांड है और इसे गलत तरीके से बंद किया गया तो विस्फोट भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन एक बुजुर्ग अधिकारी की नजर उसके हाथ में पकड़ी जली नोटबुक पर टिक गई। वह नोटबुक उसे जानी पहचानी लगी। उसी क्षण
शहर की लाइटें एक और झटके के साथ बुझने लगीं और टाइमर 5 मिनट पर आ गया। अब फैसला लेने का वक्त था। क्या एक अनजान लड़के पर भरोसा किया जाए या शहर को अंधेरे के हवाले कर दिया जाए? यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जहां भरोसा और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं और एक साधारण समझे जाने वाले लड़के के हाथ में पूरे शहर की किस्मत आ जाती है। नियंत्रण कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें एक साथ उस लड़के पर टिक गई थीं, जो भीगे कपड़ों में हांफता हुआ सुरक्षा कर्मियों के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानता हो कि अगर अब भी देर हुई तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। टाइमर की बीप अब और तेज लगने लगी थी। 5 मिनट से भी कम समय बचा था। बाहर शहर के कई इलाकों में अंधेरा फैल चुका था। अस्पतालों की इमरजेंसी लाइटें जल उठी थीं और मेट्रो सुरंगों में फंसी ट्रेनें यात्रियों के धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। नियंत्रण कक्ष के प्रमुख अधिकारी ने गुस्से और हताशा के बीच कहा कि इस बच्चे की बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। लेकिन वही बुजुर्ग अधिकारी, जिसकी नजर उस जली हुई नोटबुक पर अटकी थी, आगे बढ़ा। उसने धीमी आवाज में पूछा, "ये कॉपी तुम्हें कहां से मिली?" अर्जुन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, "यह मेरे पिता की है, वे यहीं काम करते थे।" ये सुनते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ पुराने कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कोई भूला हुआ नाम अचानक याद आ गया हो। बुजुर्ग अधिकारी ने नोटबुक अपने हाथ में ली और पन्ने पलटने लगा। जले हुए किनारों के बीच लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह बुदबुदाया, "यह लिखावट, ये तो अरविंद की है, उसी अरविंद की जो सालों पहले एक हादसे में मारा गया था।" अर्जुन की छाती जोर से उठी। पहली बार किसी ने उसके पिता का नाम इस जगह पर लिया था। अधिकारी ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा और पूछा, "क्या तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें ग्रिड के बारे में कुछ बताया था?" अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, "उन्होंने कहा था कि असली खतरा बाहर से नहीं आता। असली खतरा तब होता है जब सिस्टम खुद अपने खिलाफ खड़ा हो जाए।" कमरे में मौजूद कुछ इंजीनियर हंस पड़े, लेकिन टाइमर ने जैसे उनका मजाक उड़ाया। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। अचानक एक और अलार्म बज उठा। दक्षिणी जोन के 2 बड़े अस्पतालों की सप्लाई भी गिर चुकी थी। एक अधिकारी ने चिल्लाकर कहा कि अगर अगले 3 मिनट में बिजली नहीं आई तो आईसीयू के कई मरीज नहीं बच पाएंगे। यह सुनते ही बुजुर्ग अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और कहा, "इसे छोड़ दो।" कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने विरोध किया, किसी ने कहा कि यह पागलपन है, लेकिन समय अब किसी के अहंकार का इंतजार नहीं कर रहा था। अर्जुन को मुख्य कंसोल के पास लाया गया। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो। अर्जुन ने धीरे से कहा कि यह शैडो कमांड बाहर से नहीं, अंदर से डाली गई है, और जैसे ही कोई बैकअप चालू करता है, सिस्टम उसे भी निगल लेता है। एक इंजीनियर ने तंज कसते हुए पूछा कि फिर इसका हल क्या है? अर्जुन ने नोटबुक खोली और एक पन्ने पर उंगली रख दी। उसने कहा, "पिता ने लिखा था कि ऐसी स्थिति में सिस्टम को ताकत से नहीं, बल्कि उसकी भाषा में समझाकर रोका जाता है।" कुछ लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन स्क्रीन पर चल रही कोड की पंक्तियां किसी और कहानी की गवाही दे रही थीं। अर्जुन ने कीबोर्ड के सामने बैठते हुए आंखें बंद कीं। उसके कानों में उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, जो बचपन में उसे तारों के बीच बैठाकर समझाया करते थे कि हर सर्किट के पीछे एक तर्क होता है और हर तर्क का एक रास्ता। 3 मिनट। टाइमर अब लाल से गहरे नारंगी रंग में बदल चुका था। अर्जुन ने पहली कमांड टाइप की। स्क्रीन एक पल के लिए काली हुई और फिर डेटा की बांट सी आ गई। किसी ने चिल्लाकर कहा कि यह सिस्टम को और बिगाड़ देगा, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने दूसरी और तीसरी कमांड डाली। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, जैसे वह किसी परीक्षा में नहीं, बल्कि किसी पहचानी हुई धुन पर काम कर रहा हो। तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी, एक्सेस डिनाइड। कमरे में हाहाकार मच गया। एक इंजीनियर ने कहा, "बस हो गया, अब इसे हटाओ।" लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने नोटबुक का आखिरी जला हुआ पन्ना खोला। वहां अधजले अक्षरों में एक अजीब सा कोड लिखा था। यह कोई पासवर्ड नहीं था, बल्कि कई संकेतों का मेल था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसे टाइप कर दिया। 2 मिनट। पूरा नियंत्रण कक्ष सांस रोके खड़ा था। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, "सीमित पहुंच स्वीकृत।" बुजुर्ग अधिकारी की आंखें फैल गईं। यह स्तर की पहुंच सालों से किसी ने नहीं देखी थी। अर्जुन ने तुरंत अगले निर्देश डाले। बाहर शहर के एक हिस्से में लाइटें झिलमिलाईं, फिर बुझ गईं। किसी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसी हिस्से में रोशनी वापस आ गई। कंट्रोल रूम में किसी ने खुशी से चिल्लाया, "पश्चिमी जोन वापस आ गया है।" टाइमर अब 1 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मुख्य ग्रिड अब भी अस्थिर था। अर्जुन का चेहरा पसीने से तर था।
उसकी उंगलियां धीमी पड़ने लगीं। तभी एक वरिष्ठ इंजीनियर ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह लड़का गलत निकला तो हम सब इतिहास बन जाएंगे। बुजुर्ग अधिकारी ने बिना पलटे जवाब दिया, अगर इसे अभी रोका तो भी हम इतिहास ही बनेंगे। अर्जुन ने आखिरी बार स्क्रीन को देखा और एक अंतिम कमांड डाली। कमरे की सारी लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। फिर एक एक करके स्क्रीनें हरी होने लगीं। सेक्टर दर सेक्टर ऑनलाइन लौटने लगा। अस्पतालों से संदेश आने लगे कि सप्लाई स्थिर हो गई है। मेट्रो कंट्रोल से आवाज आई कि ट्रेनें फिर से चलने लगी हैं। टाइमर 0 पर पहुंचते ही गायब हो गया। पूरे नियंत्रण कक्ष में एक अजीब सी खामोशी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो खतरा टल गया वह कितना बड़ा था। अर्जुन कुर्सी से उठा और पीछे हट गया, जैसे उसने बस अपना काम किया हो। उसी क्षण मुख्य स्क्रीन पर एक नया फोल्डर अपने आप खुल गया। उसका नाम था अंतिम सत्य। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह फोल्डर किसी ने नहीं खोला था, यह अपने आप सामने आया था, जैसे सिस्टम किसी का इंतजार कर रहा हो। बुजुर्ग अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर की झलक आई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता की नोटबुक में इस फोल्डर का जिक्र सिर्फ एक बार आया था और उसके साथ लिखा था, जब यह खुले तब सच किसी को नहीं छोड़ेगा। नियंत्रण कक्ष में फैली खामोशी अब डरावनी हो चुकी थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनें हरी थीं, सिस्टम स्थिर हो चुका था, शहर फिर से रोशनी में नहाया हुआ था। लेकिन उस रोशनी के बीच मुख्य स्क्रीन पर खुला हुआ वह फोल्डर सबकी सांसें थामे खड़ा था। अंतिम सत्य लिखे उन 2 शब्दों में ऐसा बोझ था जैसे किसी ने पूरे कमरे की हवा निकाल ली हो। बुजुर्ग अधिकारी ने धीरे धीरे कुर्सी खींची और स्क्रीन के सामने बैठ गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछे कि आगे क्या होगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि उसके पिता की नोटबुक में इस फोल्डर का जिक्र सिर्फ एक बार आया था और उसके नीचे लिखा था, यह सच समय पर खुले तो बचाव है और देर से खुले तो विनाश। जैसे ही अधिकारी ने माउस हिलाया, स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल अपने आप चल पड़ी। कमरे की सारी लाइटें अपने आप मंद हो गईं, मानो सिस्टम खुद चाहता हो कि सब कुछ साफ दिखाई दे। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, आंखों में थकान और चेहरे पर वही शांति जो किसी लंबे संघर्ष के बाद आती है। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। वह उसके पिता थे, वर्षों बाद उसी जगह पर, उसी सिस्टम के सामने। वीडियो में उनके पिता की आवाज गूंजी, अगर ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसका मतलब है कि ग्रिड ने अपना आखिरी बचाव इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब यह भी है कि मेरा बेटा अर्जुन जिंदा है और उसने सही समय पर सही फैसला लिया है। कमरे में बैठे कुछ लोग सिहर उठे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाईं। वीडियो आगे बढ़ा। उसके पिता ने बताया कि वर्षों पहले जब इस शहर का ग्रिड नया नया बना था, तब उसमें एक छुपा हुआ नियंत्रण तंत्र जोड़ा गया था। यह तंत्र किसी दुश्मन से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनों से बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस सिस्टम को सिर्फ रोशनी देने वाला नहीं, बल्कि सत्ता का हथियार बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि एक बटन दबाकर पूरा शहर घुटनों पर आ जाए। उसी समय उन्होंने शैडो कमांड और सेफ्टी लूप तैयार किया, ताकि अगर कोई अंदर से सिस्टम पर कब्जा करे तो ग्रिड खुद को बंद कर ले और सच सामने लाए। वीडियो में उनके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि जिस रात उनकी मौत हुई वह हादसा नहीं था, वह एक चेतावनी थी जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ चेहरे पीले पड़ चुके थे। वीडियो में अब कॉल रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज और डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखने लगे। बड़े बड़े नाम, ऊंचे पद और वह सिग्नेचर जो अब तक सिर्फ फाइलों में चमकते थे। यह साफ हो चुका था कि ग्रिड को बंधक बनाने की कोशिश आज नहीं, बल्कि सालों पहले शुरू हो चुकी थी। बुजुर्ग अधिकारी की आवाज कांप उठी। उसने बगल में खड़े एक अफसर से कहा कि तुरंत साइबर क्राइम और जांच एजेंसियों को बुलाओ। अर्जुन चुपचाप सब देख रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, यह उसके बचपन के हर सवाल का जवाब था। उसी समय नियंत्रण कक्ष के दरवाजे खुले और कुछ वरिष्ठ अधिकारी तेज कदमों से अंदर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और घबराहट साफ दिख रही थी। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा कि इस वीडियो को तुरंत बंद किया जाए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन बुजुर्ग अधिकारी ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि अब यह सिर्फ सिस्टम का मामला नहीं रहा, यह सच्चाई का मामला है। वीडियो के आखिरी हिस्से में अर्जुन के पिता ने सीधे कैमरे की ओर देखा और कहा, अर्जुन, अगर तुम यह देख रहे हो तो याद रखना, ज्ञान कभी किसी की बपौती नहीं होता। इसे छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। तुमसे मेरी कोई उम्मीद नहीं,
सिर्फ एक भरोसा है, तुम सच के साथ खड़े रहोगे। यह कहते ही वीडियो खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा टूट चुका था। बाहर शहर में लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे, लेकिन इस कमरे के अंदर कई जिंदगियां उलट चुकी थीं। अर्जुन को अब डर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। वह जानता था कि आज उसने सिर्फ शहर की बिजली नहीं बचाई, उसने एक साजिश की परतें भी उधेड़ दी हैं। बुजुर्ग अधिकारी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। यह सच अगर बाहर गया तो कई ताकतवर लोग गिरेंगे। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया कि उसके पिता ने उसे यही सिखाया था, अगर सच भारी लगे तो समझ लेना कि वह जरूरी है। इसी पल मुख्य स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। सिस्टम अब भी निगरानी में है, खतरा टला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई अब भी इस ग्रिड पर नजर रखे हुए है। अर्जुन ने स्क्रीन की ओर देखा और समझ गया कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन अब उसे जिंदा रखना था, और यही सबसे कठिन हिस्सा होने वाला था। नियंत्रण कक्ष में रात उतर चुकी थी। बाहर शहर की रोशनियां फिर से सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन भीतर बैठे लोगों के चेहरों पर अजीब सी सख्ती थी, जैसे हर किसी को पता हो कि तूफान टल गया है, गुजरा नहीं। अंतिम सत्य वाला फोल्डर बंद कर दिया गया था, मगर उसके असर ने कमरे की दीवारों में घर कर लिया था। अर्जुन एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसे अब तालियों या प्रशंसा की जरूरत नहीं थी। उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, अब आगे क्या? तभी दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज आई। सुरक्षा कर्मियों की फुसफुसाहट बढ़ी और अगले ही पल कुछ बेहद सधे हुए लोग अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था न डर, बस एक ठंडी सी मुस्कान थी जो किसी फैसले से पहले आती है। उनमें से एक महंगे सूट में आगे बढ़ा और बिना किसी भूमिका के बोला कि यह मामला अब तकनीकी नहीं रहा, यह व्यवस्था का है। उसने कहा कि वीडियो और दस्तावेजों को सार्वजनिक करना शहर में अफरा तफरी मचा देगा। निवेश भाग जाएंगे, लोग डर जाएंगे, और जो आज बचा है वह भी टूट जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह किसी से बात नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हो। बुजुर्ग अधिकारी ने विरोध करना चाहा, लेकिन दूसरे आदमी ने बीच में टोक दिया। उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि असली हीरो वही है जिसने शहर को बचाया, और असली समझदारी यही होगी कि वह हीरो अब चुप रहे। उसने मेज पर एक फाइल रख दी। फाइल के भीतर चमकते कागज थे, बेहतर पढ़ाई, सुरक्षित घर, मां के इलाज की पूरी जिम्मेदारी, और एक ऐसा भविष्य जिसे कोई बच्चा ठुकरा नहीं सकता। अर्जुन ने फाइल की ओर देखा, फिर उन आंखों की ओर जिनमें कोई दया नहीं थी। उसे अपनी मां याद आई जो हर रात चिंता में सोती थी। उसे अपने पिता की आवाज याद आई जो कहती थी कि सच महंगा होता है, लेकिन झूठ उससे भी ज्यादा। कमरे में सन्नाटा था, टाइमर नहीं था, अलार्म नहीं था, मगर यह पल उससे कहीं भारी था। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा कि अगर वह चुप नहीं रहा तो क्या होगा? सूट वाला आदमी बिना झिझक बोला कि फिर उसे नायक नहीं, समस्या माना जाएगा। उसके लिए दरवाजे बंद होंगे, स्कूल नहीं मिलेंगे, सुरक्षा नहीं होगी, और यह भी मुमकिन है कि लोग उसे ही दोषी ठहराने लगें। उसने यह सब ऐसे कहा जैसे मौसम का हाल बता रहा हो। बुजुर्ग अधिकारी ने मेज पर हाथ मारा और कहा कि यह सौदा नहीं, धमकी है। जवाब में दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला कि व्यवस्था धमकियों पर नहीं, विकल्पों पर चलती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार डर लगा, वह डर जो किसी मशीन के फेल होने से नहीं, इंसानों के इरादों से आता है। उसने फाइल बंद कर दी और कहा कि वह अभी कोई जवाब नहीं देगा। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। सूट वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि समय कम है और समय अक्सर सच के खिलाफ होता है। जाते जाते उसने यह भी कहा कि शहर आज बच गया है, लेकिन कल किसके साथ होगा यह इस लड़के के फैसले पर निर्भर करेगा। उनके जाने के बाद नियंत्रण कक्ष पहले से ज्यादा खाली लगने लगा। अर्जुन बाहर निकल आया। रात की हवा में शहर की गंध थी, धूल, बारिश और रोशनी की मिलीजुली। उसने देखा कि लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनके शहर की रीढ़ कुछ घंटे पहले टूटने वाली थी। अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, सोच समझकर फैसला लेना। उसने फोन बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि अब यह लड़ाई सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के बाहर लड़ी जाएगी। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसके चेहरे पर थकान देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप खाना परोस दिया। अर्जुन ने खाना खाते हुए पहली बार महसूस किया कि सच कितना भारी होता है। उसने मां को सब बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वह चुप रहे। मां ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ सोचे कहा कि अगर चुप रहने से सब ठीक हो जाता
तो दुनिया में कभी कोई बदलाव नहीं आता। उस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। अगली सुबह शहर के अखबारों में बिजली संकट की खबरें थीं, लेकिन सच कहीं नहीं था। अर्जुन ने लैपटॉप खोला और उस फोल्डर की एक सुरक्षित प्रति देखी जो सिस्टम ने उसे दी थी। उसने जाना कि अगर यह सच बाहर गया तो तूफान आएगा। सवाल यह नहीं था कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल यह था कि वह किस तरफ खड़ा होगा। सुबह की रोशनी के साथ ही अर्जुन के भीतर रात का सन्नाटा टूट चुका था। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। शहर अपनी रफ्तार में लौट चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति उधार की है। उसके फोन पर लगातार अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिन्हें उसने उठाना बंद कर दिया था। वह समझ चुका था कि यह दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा और अगर उसने अभी फैसला नहीं लिया तो फैसले उसके लिए लिए जाएंगे। उसने अपनी माँ के पास बैठकर पहली बार सब कुछ साफ साफ कहने का मन बनाया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह जानता था कि सच बोलते ही उसकी माँ की दुनिया फिर से हिल जाएगी और शायद यही सबसे कठिन था। दोपहर होते होते शहर के कुछ बड़े मीडिया दफ्तरों में हलचल शुरू हो चुकी थी। बिजली संकट पर विशेषज्ञों की बहस चल रही थी, लेकिन कोई भी असली वजह के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसी समय अर्जुन एक छोटे से साइबर कैफे में बैठा था, जहां की दीवारों पर पुराने पोस्टर और टूटी कुर्सियां थीं। उसने वहीं लैपटॉप खोला और एक एक फाइल को फिर से देखा। कॉल रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज, सिस्टम लॉग, सब कुछ इतना साफ था कि झुठलाना नामुमकिन लगता था। फिर भी उसे पता था कि ताकतवर लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने पिता की वह बात याद की कि सच अकेला हो सकता है, कमजोर नहीं। उसी समय नियंत्रण केंद्र से बुजुर्ग अधिकारी का फोन आया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा थकी हुई थी। उसने कहा कि ऊपर से साफ निर्देश आ गए हैं कि मामला यहीं बंद कर दिया जाए। जो फाइलें मिली थीं, उन्हें संवेदनशील बताकर सील किया जा रहा है। अर्जुन ने बिना गुस्से के पूछा कि क्या यही न्याय है? उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक लंबी सांस। अधिकारी ने इतना ही कहा कि अगर अर्जुन ने अकेले कुछ करने की कोशिश की तो उसे बचा पाना मुश्किल होगा। कॉल कट हो गई। अर्जुन समझ गया कि अब वह इस लड़ाई में लगभग अकेला है। शाम ढलते ढलते शहर के कुछ इलाकों में अचानक अफवाहें फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे कि बिजली संकट एक बच्चे की गलती थी जिसने सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और उसका दिल बैठ गया। यह वही कहानी थी जिसकी चेतावनी उसे दी गई थी। कुछ चैनलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर एक नाबालिग को कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच कैसे मिली। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सच को दबाने का सबसे आसान तरीका किसी को दोषी बना देना होता है। उसकी माँ ने टीवी पर उसका नाम सुना और सन्न रह गई। उसने अर्जुन की ओर देखा। आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि चाहे जो हो जाए वह झूठ नहीं बोलेगा। रात गहराने लगी। अर्जुन ने आखिरी फैसला कर लिया। उसने अपने लैपटॉप से एक सुरक्षित लाइव स्ट्रीम तैयार की जिसमें सिस्टम से मिली सारी फाइलें क्रमवार दिखाई जा सकती थीं। उसने जानबूझकर किसी बड़े चैनल या प्लेटफॉर्म को नहीं चुना, बल्कि एक साधारण सार्वजनिक लिंक बनाया जिसे कोई भी देख सके। उसे पता था कि जैसे ही यह लिंक खुलेगा उसे रोकने की कोशिश होगी, और वैसा ही हुआ। लिंक डालते ही उसके इंटरनेट में रुकावट आने लगी, स्क्रीन फ्रीज होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बैकअप नेटवर्क से स्ट्रीम दोबारा शुरू की। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग जुड़ गए और फिर हजारों। अर्जुन की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई का वजन था। उसने बताया कि शहर की बिजली कैसे बंधक बनाई गई थी और क्यों सिस्टम ने खुद को बंद किया था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अर्जुन की मां घबरा गई। बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलो। अर्जुन ने स्ट्रीम बंद नहीं की। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा कि अगर यह वीडियो अचानक रुक जाए तो समझ लेना कि सच किसी को पसंद नहीं आया। दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए जिनके चेहरों पर वही ठंडी गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी प्रसारण है और इसे तुरंत बंद करना होगा। अर्जुन ने लैपटॉप उनकी ओर घुमा दिया, जहां हजारों लोग अब भी लाइव देख रहे थे। उस पल कमरे में मौजूद सब लोग समझ गए कि यह मामला अब एक लड़के और कुछ अफसरों का नहीं रहा, यह लोगों का हो चुका है। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जैसे समय ठहर गया हो। बाहर सायरनों की आवाज आने लगी। पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। स्ट्रीम पर टिप्पणियां बढ़ती जा रही थीं। अर्जुन की मां ने पहली बार अपने बेटे को उस नजर से देखा जिसमें डर से ज्यादा गर्व था। वह समझ चुकी थी कि जो रास्ता उसने चुना है उससे वापस नहीं लौटा जा सकता, और अर्जुन भी जानता था कि अब चाहे जो हो
सच एक बार बाहर आ चुका है। यह लड़ाई अब किसी एक सिस्टम की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की थी जो अंधेरे में रहकर चलती है। रात अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन के कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी और बाहर गली में खड़ी गाड़ियों की हेडलाइट्स बार बार दीवारों पर परछाइयां बना रही थीं। लाइव स्ट्रीम अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। हर मिनट दर्शकों की संख्या बढ़ रही थी और उसी के साथ दबाव भी। सोशल मीडिया पर अर्जुन का नाम ट्रेंड कर रहा था। कोई उसे हीरो कह रहा था, कोई गद्दार। कुछ चैनलों ने बिना जांच के हेडलाइन चला दी कि एक नाबालिग ने राष्ट्रीय ढांचे से छेड़छाड़ की है। अर्जुन यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी नहीं थीं। वह जानता था कि सच आधा बाहर आया है और आधा अब भी फाइलों में कैद है। अचानक घर की बिजली चली गई। एक पल के लिए कमरा अंधेरे में डूब गया। मां घबरा गईं, लेकिन अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और शांत स्वर में कहा कि यह डराने की कोशिश है। उसी पल बाहर से सायरन और तेज हो गए। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त। आवाज आई कि तुरंत दरवाजा खोला जाए, यह सरकारी आदेश है। अर्जुन ने मां की ओर देखा। मां की आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अडिग भरोसा भी था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जो भी हो, सच से पीछे मत हटना। यही शब्द अर्जुन के लिए ढाल बन गए। दरवाजा खुलते ही कई लोग अंदर घुस आए। कुछ वर्दी में थे, कुछ सादे कपड़ों में। उनके चेहरों पर भाव नहीं थे, बस जल्दबाजी थी। उन्होंने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहले ही फाइलों को ऑटो पब्लिश मोड में डाल चुका था। जैसे ही उन्होंने सिस्टम को छुआ, स्क्रीन पर संदेश उभरा कि डाटा अब कई सर्वरों पर सुरक्षित है। कमरे में खड़े एक अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि अब यह मामला हाथ से निकल चुका है। उसने गुस्से में कहा कि अर्जुन को हिरासत में लिया जा रहा है। मां आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि अगर उसे ले जाया जा रहा है तो सच को साथ लेकर जाया जाएगा। अर्जुन को बाहर ले जाया गया। गली में भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ सवाल चिल्ला रहे थे। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर लाइव चल रही स्ट्रीम की वजह से हर मोड़ पर लोग जमा हो रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी स्क्रीन पर, जो पास के चौराहे पर लगी थी, अर्जुन द्वारा जारी किया गया डेटा दिखने लगा। कॉल रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज और सिस्टम लॉग एक एक करके सामने आ रहे थे। लोग पहली बार देख रहे थे कि कैसे शहर की बिजली को सौदेबाजी का हथियार बनाया गया था। भीड़ का शोर गुस्से में बदलने लगा। थाने पहुंचते पहुंचते हालात बदल चुके थे। मीडिया वैनें आ चुकी थीं। सवालों की बौछार शुरू हो गई थी। अधिकारी अर्जुन को अंदर ले गए, लेकिन बाहर जनता रुकने वाली नहीं थी। उसी समय बुजुर्ग अधिकारी, जो शुरू से इस कहानी में खामोशी से खड़े थे, सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि जो सामने आया है वह झूठ नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर दर्ज सच्चाई है। उनके इस एक वाक्य ने आग में घी डाल दिया। ऊपर से आदेश आने लगे, नीचे से दबाव बढ़ता गया। अर्जुन एक छोटे से कमरे में बैठा था। उसके सामने एक टेबल, एक कुर्सी और 4 दीवारें थीं। उसे बार बार वही सवाल पूछा जा रहा था कि किसने उसे उकसाया, किसके कहने पर उसने यह सब किया। अर्जुन हर बार एक ही जवाब देता था कि उसने जो किया, अपने पिता की सीख पर किया। घंटों बीत गए। बाहर खबर फैल चुकी थी कि कई बड़े नामों पर जांच बैठा दी गई है। कुछ लोगों ने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सच अब कागजों से निकलकर लोगों की जुबान पर आ गया था। इसी बीच मां को थाने बुलाया गया। उन्होंने बेटे को देखा, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। उन्होंने उसका माथा छुआ और कहा कि जो सही है वही सबसे मुश्किल होता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। बाहर जनता का दबाव अब इतना बढ़ चुका था कि अधिकारियों को बयान देना पड़ा कि निष्पक्ष जांच होगी। यह शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे डर छुपा था। रात के आखिरी पहर में अर्जुन को अस्थायी रूप से बाहर लाया गया। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि यह जीत नहीं है, लेकिन हार भी नहीं। यह वह मोड़ था जहां से वापसी नहीं होती। सच बाहर आ चुका था और अब व्यवस्था को तय करना था कि वह बदलना चाहती है या टूटना। सुबह होने से पहले ही शहर की हवा बदल चुकी थी। थाने के बाहर जमा भीड़ रात भर कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। लोग अब सिर्फ देखने नहीं आए थे, वे जवाब मांगने आए थे। मीडिया की हेडलाइनों में अब अर्जुन आरोपी नहीं था, बल्कि वह चेहरा बन चुका था जिसने उस व्यवस्था को आईना दिखाया था जिसे लोग सालों से अजेय मानते आए थे। जांच एजेंसियों के दफ्तरों में रातों रात हलचल मच चुकी थी। जिन नामों को कभी फुसफुसा कर लिया जाता था, वे अब खुलेआम फाइलों में दर्ज हो रहे थे। कुछ बड़े अधिकारी अचानक स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले गए। कुछ के घरों पर नोटिस चिपक चुके थे
और कुछ को पहली बार एहसास हुआ था कि सिस्टम सिर्फ दूसरों को कुचलने के लिए नहीं बना होता। अर्जुन को सुबह अदालत में पेश किया गया। वह वही साधारण कपड़े पहने था, न कोई वकील की टीम, न कोई सिफारिश। उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी, शांत लेकिन मजबूत। अदालत में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सरकारी वकील ने तकनीकी शब्दों में अर्जुन को नियम तोड़ने वाला साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर दलील के साथ वे दस्तावेज सामने आते गए जो अर्जुन ने सार्वजनिक किए थे। जज ने एक के बाद एक फाइलें देखीं और कमरे में बैठे हर व्यक्ति को यह महसूस हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह सवाल अब यह नहीं था कि अर्जुन ने नियम तोड़े या नहीं, सवाल यह था कि नियमों का इस्तेमाल किसने गलत किया। उसी दिन शाम तक अदालत ने साफ कहा कि अर्जुन को हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। जांच का दायरा उन लोगों तक बढ़ाया जाए जिनके नाम दस्तावेजों में हैं। यह फैसला आते ही बाहर खड़ी भीड़ में शोर नहीं, बल्कि एक गहरी राहत फैल गई। अर्जुन बाहर निकला तो कैमरों की रोशनी फिर उस पर पड़ी, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। उसने बस इतना कहा कि उसने कोई लड़ाई जीतने के लिए यह नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि चुप रहना उससे ज्यादा गलत होता। कुछ हफ्तों में ही तस्वीर साफ होने लगी। जिन लोगों ने कभी सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ा था, वे अब उसी सिस्टम के सामने जवाबदेह थे। बिजली ग्रिड में पारदर्शिता के नए नियम बने, सुरक्षा तंत्र को फिर से लिखा गया और पहली बार यह माना गया कि तकनीक बिना नैतिकता के खतरनाक है। अर्जुन के पिता का नाम आधिकारिक रूप से सम्मान के साथ लिया गया। उन्हें मरणोपरांत वही दर्जा दिया गया जो कभी उनसे छीन लिया गया था। उनकी बनाई सुरक्षा व्यवस्था को अब सार्वजनिक संरक्षण तंत्र कहा जाने लगा, ताकि कोई भी भविष्य में उसे निजी हथियार न बना सके। अर्जुन की जिंदगी भी बदल गई थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग सोचते हैं। उसने किसी पद की मांग नहीं की, किसी इनाम को स्वीकार नहीं किया। वह फिर से पढ़ाई में लौट गया, उसी साधारण स्कूल में, लेकिन अब उसकी नजरें बदल चुकी थीं। लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, कुछ प्रेरणा लेते थे, कुछ असहज होते थे। उसकी माँ के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। उन्हें लगा कि उनके पति की लड़ाई अधूरी नहीं रही। एक दिन अर्जुन उसी नियंत्रण केंद्र के बाहर खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। अंदर जाने का अब उसे पूरा अधिकार था, लेकिन वह बाहर ही रुका। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता से कहा कि उसने वही किया जो सही लगा। उसे जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन भीतर कहीं एक शांति उतर गई। उसे समझ आ गया था कि बदलाव किसी एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन वह किसी एक फैसले से शुरू जरूर होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे सवाल बनकर जिंदा रहती हैं, हर उस सिस्टम के सामने, हर उस इंसान के भीतर जिसे कभी चुनना पड़े कि वह चुप रहेगा या सच के साथ खड़ा होगा। और यही इस कहानी का अंत भी है और शुरुआत भी।